नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं रोहित सावल। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का बुनियादी हक है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये हक हर नागरिक को दिलाए। लेकिन सूबे में कई सरकारें तो जरूर बदली पर नहीं बदली सूबे की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। नए स्वास्थ्य मंत्री ने छापेमारी करके यह जरूर जताया कि अब हालात बदल जाएंगे। हालांकि उनके तेज तर्रार रुख से ऐसा लगा भी, लेकिन आज बड़ी बहस में हम सरकारी अस्पतालों में का एक ऐसा पहल उठाएंगे। हम चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री इस तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बेहद कमी है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना कई गंभीर बीमारियों के मरीजों की जिंदगी और मौत का सवाल है। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि सूबे के किसी भी सरकारी अस्पताल में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। यानी गंभीर बीमारी के मरीजों के पास महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाने के अलावा कोई चारा नहीं। सुपर स्पेशलिस्ट ही नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मामले में भी हालात अच्छे नहीं। बड़े जिलों को छोड़कर बाकी सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट भी मुश्किल से मिलते हैं। हालात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर भी सरकार हर साल निजी अस्पतालों को करोड़ों चुकाती है और सरकारी डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेकर भी धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा और तजुर्बेकार पैनल मौजूद रहेगा आज की बड़ी बहस में। तो चलिए आज की बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर? पहला बड़ा सवाल, कैसे होगा गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीबों का इलाज? ये दूसरा बड़ा सवाल आज की बड़ी बहस का। और तीसरे बड़े सवाल की बात करें तो क्यों बार बार खोखले साबित होते हैं स्वास्थ्य सेवा सुधारने के दावे? ये बड़ा सवाल उठता और आखिर कब दूर होगी सरकारी डॉक्टरों की कमी? ये तमाम सवाल आज हम बड़ी बहस में उठाएंगे। इससे पहले कि हम अपने पैनल के साथ चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में क्या है डॉक्टरों की स्थिति। देखिए, प्रदेश में 49 सामान्य अस्पताल है, 150 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और 500 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्रदेश में करीब 2750 डॉक्टर हैं, 750 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और 2000 एमबीबीएस डॉक्टर हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पताल में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाना मरीजों के लिए मजबूरी है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी के सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। कार्डियोलॉजी के सुपर स्पेशलिस्ट मुनीश गोयल 3 साल से नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े हैं। न्यूरोलॉजी के सुपर स्पेशलिस्ट पंचकुला सरकारी अस्पताल में प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कई सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के 2 में से 1 डॉक्टर को सामान्य अस्पताल बुला लिया गया। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बाद भी डॉक्टर करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस। और सरकारी कर्मचारियों के इलाज में भी जो निजी अस्पतालों को पैसा देना पड़ता है, आधुनिक तकनीक से वहां पर इलाज नहीं हो पाता। हमारे साथ बड़ी बहस में एक बड़ा पैनल है। आइए आपको जल्दी से इस पैनल से रूबरू करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस की नेता रंजीता मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। चंडीगढ़ से प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर पिंकेश वर्मा स्वास्थ्य विभाग से के विशेषज्ञ के तौर पर इस पूरी चर्चा में, इस बड़ी बहस में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को शुरू करें, एक और आंकड़े पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सूबे में डॉक्टरों की भारी कमी से मरीज हलकान है। सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन देखिए राजस्थान के हर सामान्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। हम अपने पड़ोसी राज्य की भी बात कर लें तो राजस्थान में हर पीएचसी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। राजस्थान में डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस का विकल्प भी है। प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने पर यह भत्ता मिलता है।
हर सामान्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है राजस्थान में। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तेज तर्रार हैं, छापेमारी भी करते हैं और वो अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं। इस पर भी हमें कोई शक और शुबा नहीं है। आज की हमारी इस बड़ी बहस का मकसद यही है कि स्वास्थ्य मंत्री इस तरफ जरूर ध्यान दें। हमारे प्रदेश के सामान्य अस्पतालों में जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं है। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे प्रदेश के सामान्य अस्पतालों में नहीं है। मरीजों को मजबूरी में महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमन मलिक साहब, बताइए साहब, इस तरह से अगर अस्पतालों के हालात होंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रदेश की जनता का क्या हाल है। आपका जवाब, एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे प्रदेश में नहीं है। सवाल आपसे, आपकी सरकार से, बताइए। रोहित जी, अगर मैं इस बहस का शुरुआत करूं तो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि सामान्यतर जो एक प्रदेश के अंदर प्रणाली बनी हुई है वो क्या है, और उसके साथ साथ इस प्रणाली का जो प्रोसीजर है वो क्या बना हुआ है। एक तो वो विषय रहेगा और दूसरा विषय रहेगा कि ये सरकार कर क्या रही है। अगर मैं इस आज की बहस के लिए आपसे बात करता हूं तो ये बोलना उचित रहेगा कि 6 महीने 8 महीने के अंदर एक पूरा तंत्र, ऐसा तंत्र है जिसके अंदर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट की पोस्ट जो है, जो सुपर स्पेशलिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए डॉक्टर की, वो नहीं है। रमन मलिक साहब, ये व्यवस्था सुधरे, जनता ने इसलिए आपको सरकार, इसलिए आपको सत्ता में पहुंचाया। और मलिक साहब, कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। हमने कहा, अगर हमने इस प्रदेश का जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये बात कही कि हमारा मकसद ये है कि साहब इस तरफ ध्यान दीजिए। एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा। साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 771 मेडिकल ऑफिसर्स हैव बीन प्लेस्ड इन द स्टेट एंड उनको सारे के सारे को अपने स्टेशंस एलोकेट कर दिए गए हैं। रमन मलिक साहब, मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, और जो पूरा आंकड़ा है वो हमने भी बता दिया। रोहित जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास प्रदेश में कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं है जिसके अंदर आप ये बोल सकें कि एक हार्ट कमांड सेंटर बन सकता है। कहने को खर्चा बहुत हुआ, हरियाणा नंबर 1 भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक जगह ऐसी नहीं है। मैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उठा के ले आऊं, उसके पास इक्विपमेंट ना हो, उसके पास चीजें ना हो, उसके पास कंसर्न स्टाफ ना हो, टेक्नीशियन ना हो, करेगा क्या? मेरी सरकार इस समय इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने के लिए, साहब 6 महीने में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन सकता है। 8 महीने में ठीक है, मैं इस बात को मान गया, नहीं बन सकता 6 महीने में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। साहब मलिक साहब, मैंने डॉक्टर की बात की। यहां पर हमारे साथ प्रदीप मलिक साहब बैठे हैं। मलिक साहब बताइए, रमन मलिक साहब का कहना है कि साहब अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिठा के क्या करेंगे, बताइए मलिक साहब। प्रदीप रोहित जी, हरियाणा में जो बेसिकली क्या है, जो ये मलिक साहब जो कह रहे हैं कि ये भी बात सही है कि इनको विरासत में मिला है, लेकिन 11.5 महीने का समय कम नहीं होता। अब इन्होंने कुछ पड़ोसी राज्य जहां पे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको इन्होंने स्टडी करनी चाहिए थी। पड़ोसी राज्य राजस्थान में, वहां पर भी तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, यहाँ पे आज तक काम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मलिक साहब कह रहे हैं कि 761 डॉक्टरों का जो हुआ था सिलेक्शन, उनमें से 389 डॉक्टरों के
अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुके हैं, लेकिन ज्वाइन आज तक किसी ने नहीं किया है। और ज्वाइन नहीं करने के पीछे कारण बता रहा है कि वो जो उनको पोस्टिंग मिली है उसमें वो चेंज चाहते हैं, अपनी मनपसंद चाहते हैं। अच्छा, एक इसमें खास बात ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी बातें जो वो हरियाणा में पिछले दिनों क्या हुआ था कि ये नहीं कह सकते कि हम पहले काम नहीं हुआ था। चुनाव के समय में विधानसभा के जब चुनाव थे उससे पहले ही पूर्व सरकार ने करोड़ों रुपए की दवाइयां खरीदी थी। आज उन दवाइयों से तो काम चल रहा है। अब वो दवाइयां धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब उसके बाद से ये दिक्कत आई है, एक लिस्ट होती है, ईडीएल बोलते हैं उसको। मलिक साहब, दवाई वाले इशू पे आऊंगा। मलिक साहब, अभी हम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात कर रहे हैं। मलिक साहब का ये कहना, रमन मलिक साहब का, कि साहब अस्पताल इस लायक नहीं है कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। क्या आप इस बात को मानते हैं मलिक साहब? क्या हमारे प्रदेश में एक भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना बैठ सके? रोहित जी, एक मिनट, आ रहा हूं मलिक साहब आपके पास। रोहित जी, रमन मलिक साहब, रोहित जी, गुड़गांव, पंचकुला, छोटा सा फरीदाबाद, रोहतक, ये तो अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें, वहाँ पर तो सुपर स्पेशलिस्ट बैठाए जा सकते हैं। बिल्कुल। इवन गुड़गांव में तो सबसे ज्यादा पेशेंट इस बीमारी के होते हैं। प्रदीप मलिक जी ने बताया गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला कि इन अस्पतालों में तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठ सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। आप बताइए, रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि साहब हमारे पास अस्पताल इस लायक नहीं है कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिठाए जाए। क्या आप इनके तर्क से सहमत हैं? प्रवीण अत्रे साहब। रमन मलिक साहब, आपके पास आ रहा हूं। बहुत बचकाना तर्क है ये जी, बहुत ही बचकाना तर्क है ये रोहित मलिक साहब का। मुझे समझ नहीं आ रहा। मलिक साहब, एक तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हर नेता और हर प्रवक्ता को एक आदत पड़ चुकी है क्योंकि पिछली सरकार, देखिए साहब, पिछली सरकार के समय में हालात स्वास्थ्य सेवाओं के बहुत लचर थे, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और यही वजह थी कि प्रदेश की जनता ने इनको मैंडेट दिया था। मलिक साहब को शायद ये भी जान लेना चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का बजट में रखा गया था, कुल बजट का मात्र 2.5%, और उस वक्त विज साहब ने सदन में इस बात को माना भी था कि स्वास्थ्य सेवाओं का बजट कम किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मलिक साहब कर रहे हैं। मलिक साहब को यह भी जान लेना चाहिए कि जो बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में चला जाता है। तो इस तरह के अगर मलिक साहब तर्क यहां बैठ के देंगे तो वो बड़े बचकाने हैं। लेकिन हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की देखिए रोहित, हालात ये है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री, उनको विश्वास नहीं है हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं पे। वो खुद के इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में जाते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट हुए। हरियाणा में क्या पीजीआई नहीं है? जब स्वास्थ्य मंत्री को ही हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं पे विश्वास नहीं है तो आम जनता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। रंजीता मेहता जी, आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। अत्रे साहब ने अपनी बात कही। साहब, यही तो भट्टागुल करा है आपकी सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने। रंजीता जी, रोहित जी, देखिए इनकी सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने यही भट्टागुल करा है। मतलब आपको मैं आंकड़े देता हूँ, मैं आज आपको आंकड़े देता हूँ, मेरे पास यहाँ सारे आंकड़े हैं, सरकार की मैं आपको दे देता हूँ आंकड़े। मेडिकल ऑफिसर और रमन मलिक साहब, कमी थी। आपके जो तमाम आंकड़े हैं उन आंकड़ों क्या को बात कर रहे हैं साहब? सुनेंगे। मेडिकल का एम पता नहीं है, आप बात कर रहे हो। रंजीता मेहता जी, आपको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। बताइए आपकी प्रतिक्रिया। प्रदेश के किसी अस्पताल में नहीं, रोहित जी, पहले एक मिनट बात सुनिए। नहीं, एक मिनट रोहित जी, बुनियादी सवाल। रोहित जी, रमन मलिक साहब शांत हो जाइए। रोहित जी, दूसरे को बोलने का मौका पॉइंट इतना सा है कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की पोस्ट भी नहीं है। जी ठीक है, आपका कहना है पोस्ट भी नहीं है। रंजीता जी कहिए। रोहित, सबसे पहले हम इस जड़ को देखना चाहिए कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो हमारे यहाँ पे ज्वाइन क्यों नहीं करते। बेसिकली जो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको अगर यहाँ हरियाणा में सैलरी दी जाती है वो 1 लाख के करीब है। और जब हम इसका कंपैरिजन 7 के राज्यों में करते हैं, हालांकि उत्तराखंड जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं अच्छी जितनी कि हरियाणा की अच्छी है, उसके बावजूद वहां पे अगर एक सुपर स्पेशलिस्ट ज्वाइन करता है तो उसकी बेसिक सैलरी ही 1,75,000 है, प्लस साथ में उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, प्लस रेमुनेशन के रूप में उसको तकरीबन 1.5 लाख रुपया और भी दिया जाता है। तो कुल मिला के 2.5 से लेके 3.25 लाख रुपया रेमुनेशन एक सुपर स्पेशलिस्ट को दी जाती है, जो कि हरियाणा में नहीं दी जाती। इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो पड़ोसी राज्यों में जाके ज्वाइन कर लेते हैं।
हालांकि यहाँ पे भी उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्राइवेट और जो पड़ोसी राज्य ज्यादा सैलरी दे रहे हैं वो उनको एक अच्छा विकल्प नजर आता है। और जहां तक रमन मलिक साहब ये तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने पीछे नए 5 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए और जो भिवानी में हमने एक चौधरी बंसीलाल के नाम पर बंसीलाल मेडिकल कॉलेज शुरू करवाया, उसको आज तक इन्होंने शुरू नहीं किया। खा गए वो सारे। पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। आप ये उनकी कह रहे हैं आदत डॉक्टर आज की कमी है, अपना इलाज डॉक्टर्स हमने कराओगे तैयार आप कर उसमें दिए हैं, जाके। आप उनको ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए पुरानी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए और अपनी गलतियों को मानिए। आपने ठीक है अपने रंजीता मैनिफेस्टो में जी, लिखा था आपकी कि बात हम हर पूरी हुई। जिले में अब एक इस बड़ा चर्चा हॉस्पिटल में बनाएंगे। आपने रमन उसकी मलिक शुरुआत भी नहीं साहब की है। जी रंजीता जी, अब इस चर्चा में मैं हमारे साथ डॉक्टर पिंकेश वर्मा मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर पिंकेश वर्मा साहब, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक सवाल। मैंने इस चर्चा की शुरुआत इस सवाल से की कि पूरे प्रदेश में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। मलिक साहब ने 2 बातें की, एक तो कहा कि पोस्ट नहीं है, दूसरा इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, कि कोई अस्पताल इस लायक नहीं है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं बैठाया जा सके। क्या आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? रोहित जी, क्षेत्र से मेरा एक आप बहुत सहमत हैं? स्पेसिफिक इसमें आप मिस कर रहे हैं। मैंने ये बोला है कि कोई भी हॉस्पिटल इस लायक नहीं है कि उसके अंदर सुपर स्पेशलिटी का एक पूरा विभाग सेट हो सके। ठीक है साहब, यही जवाब ले रहे हैं। हिसाब से डिजाइन ही नहीं है। अरे यही- इंफ्रा उस तो तरह से मलिक साहब, उस capable नहीं है। हॉस्पिटल को लायक किसने बनाना है? यही लायक सवाल। बनाने की जिम्मेवारी भी तो आपकी है। पिंकेश वर्मा, लायक बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। चंडीगढ़ के बराबर हम तो बना रहे हैं साहब, हमको जो मिलेगा हम उसको खड़ा करेंगे ना। आज मैं ये तो नहीं कर दूंगा कि पिंकेश जी अस्पताल को अपनी तोड़ बात के पूरी दूसरा करने बना दें। दूं। मलिक साहब आ रहे हैं आपके पास जी। अतरी साहब, सिर्फ बोल देना बहुत अच्छा बचकाना है। आप कभी जाके देखो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट। मलिक साहब सुन लीजिए, आप लोगों ने भी लंबे अरसे तक बोला है, करने की बारी अब आपकी है। NABH एक्रीडेटेड है। NABH एक्रीडेटेड अस्पताल, सरकारी अस्पताल पूरे हरियाणा में केवल एकमात्र ही सिविल हॉस्पिटल पंचकूला है। जी। जब पंचकूला अस्पताल को NABH एक्रीडेशन मिली है, सरकार ने मान्यता दी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ ICU है, गायनी का अलग से डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का अलग से डिपार्टमेंट है। तो क्या हम यहाँ पे एक कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं खोल सकते? अगर मेडिसिन डिपार्टमेंट को हम और इलेबोरेट करें और उसमें सुविधाएं दें तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। मैं रमन मलिक जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि हमारे अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सुपर स्पेशलिटी सेवाएं लोगों को दे सकें। देखिए, अगर आज की डेट में किसी को चेस्ट पेन होती है, पंचकूला का शहर ही ले लीजिए, साहब, क्या वो चाहेगा कि मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट मशीनों से देखें, होता है? हार्ट मलिक साहब स्पेशलिस्ट सुन लीजिए और अगर हम आपके सरकारी पास ही अस्पताल आऊंगा में जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। जी। लेकिन पिंकेश जी बोलिए। आजकल की जो डिमांड है वो सुपर स्पेशलिस्ट की है। और गुड़गांव जैसे शहर है, रोहतक जैसे शहर है, हमारा पंचकूला शहर है, वहां पे खूब सुपर स्पेशलिस्ट हैं। इसीलिए जो संपन्न लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिविल हॉस्पिटल का रुख नहीं करते, प्राइवेट अस्पताल जैसे फोर्टिस ठीक है, है अल्केमिस्ट रमन है, मलिक साहब, बड़े अस्पतालों की रमन तरफ मलिक साहब, रुख कर रहे अब हैं। आप जवाब दीजिए। जी, बताइए रमन मलिक साहब। बटल मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले आज की डेट में अगर आप हेल्थ स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, आप चाहेंगे सर्विसेज मेदांता या फोर्टिस जैसी सरकारी अस्पताल से, तो सरकारी अस्पताल भी सक्षम है वो देने के लिए, प्रोवाइडेड उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या, सिर्फ डॉक्टर और मशीनें नहीं है या सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, उसके अंदर टेक्नीशियंस भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर नर्सिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर बाकी ऑक्सिलरी स्टाफ भी इन्वॉल्व है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जिस प्रदेश के अंदर बच्चों को पास करना मुश्किल हो, 41% लेकर पास होते हो या 41% रिजल्ट आता हो, वो क्या टेक्नीशियन बनेगा और क्या आगे पास होगा और कहां से मैं लेकर आऊंगा? मेरा कहना इतना सा है कि ये सारी चीजों को भी हमारे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हमारे यूजलेस तरफ लेकर आज मलिक साहब डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं रोहित जी, देखिए मैं मेडिकल फील्ड से मेरे बहुत क्लोज, मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं और मैं इस चीज को पढ़ता रहता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल स्टाफ रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सिलरी स्टाफ रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास परिपूर्ण करने के लिए नहीं है। यहाँ पे हमारे को इंपोर्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे। तो करिए साहब, और वो कर रही है सरकार। उसके अलावा आप बात करते हैं सुपर स्पेशलिटी की, हमने ओवरकम करने का मैकेनिज्म निकाल लिया है।
और हमारे मंत्री ने उसके ऊपर बात भी कर दी है और उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी ले आए हैं। हम पीपीपी मॉडल के थ्रू इस सर्विसेज को सारों को लेकर आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हो रही है और उसमें काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। क्या आप सहमत हैं इनके तर्क से? देखिए रोहित, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज देखिए, मैंने पहले जैसे कहा था कि मलिक साहब जिस तरह का तर्क दे रहे हैं मेरी समझ से परे है। एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि टेक्निकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब स्वास्थ्य सेवाओं का बजट की बात आती है तो आप बजट कम कर देते हैं। आपने खुद ब खुद बजट कम किया, अब आप कमियों का रोना रो रहे हैं। मेरा एक सवाल है, रंजीता जी ने भी अभी जिक्र किया कि क्यों स्वास्थ्य सेवाओं के हालात खराब है, बोले जी डॉक्टर को सैलरी कम मिल रही है, इस वजह से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। तो मैं रंजीता मेहता जी से भी जानना चाहूंगा कि 10 साल आप सरकार चला रहे थे, आपको इस समस्या का पता था, तो आपने इसका समाधान क्यों नहीं कर दिया? और वही सवाल मेरा मलिक साहब से है। एक मिनट रंजीता जी, पहले मैं बात पूरी कर लूं। वही सवाल मेरा मलिक साहब से है, जब आप बात करते हैं समस्या की तो समाधान क्यों नहीं? दूसरी बात, अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं रोहित सुपर स्पेशलिटी। देखिए, सुपर स्पेशलिस्ट की बात तो बहुत दूर है, मैं स्पेशलिस्ट की बात करूंगा। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 150 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, कायदे से सब में स्पेशलिस्ट होने जरूरी हैं। क्या मलिक साहब और रंजीता जी मुझे बता पाएंगे कि कौन कौन से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं? अगर मलिक साहब के पास ऐसा कोई फिगर आंकड़ा है तो कृपया बता दीजिए। सच्चाई यह है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट ही नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं सरकार के पास हेल्थ सर्विसेज के लिए कोई ठोस ना नीति है, ना नीति बनाई गई है। ठीक है प्रवीण, वजह से आज हालात ये बन गए हैं। अभी मलिक साहब ने बात की पीपीपी मॉडल की, साहब पीपीपी मॉडल जो है वही महंगी हेल्थ सर्विसेज लेके आएगा। प्रदीप मलिक साहब ये भी आंकड़ा बताएं, क्योंकि जिस तरह का ये पूरी जिसे मैं कहूं कि एक ऐसी खबर जो आप सामने लेकर आए, मैं चाहूंगा आप ये आंकड़ा भी बताएं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसकी कितनी किल्लत हम अपने प्रदेश में झेल रहे हैं। रोहित जी बताते हुए बहुत शर्म आती है कि मेवात में एक भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, और सुपर स्पेशलिस्ट की तो बात ही छोड़िए, स्पेशलिस्ट भी नहीं है। अब वो क्या मेवात हरियाणा का हिस्सा नहीं है क्या? वहां मेल जो प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो उनकी ड्यूटी लगी होती है कि डिलीवरी के लिए कोई महिला है उनको ट्रेनिंग देके वो काम करते हैं। क्या वहां गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होना चाहिए क्या? स्पेशलिस्ट तो अच्छा, दूसरी बीमारियों का भी बहुत बुरा हाल है हरियाणा में। बेसिकली क्या है, देखो रमन मलिक साहब की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि इनको जो मिला ना ये विरासत में मिला है। पहले से ही हरियाणा का जो ये हेल्थ सर्विस है इतनी बिगड़ी हुई है। यदि आप पिछले उसकी बात करें 5 साल की, तो 2200 करोड़ रुपए भारत सरकार से मिला था। नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन है, जिसका नाम बदल के नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया, 2200 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता, जिसकी आज विजिलेंस जांच भी चल रही है, जिसमें दवाइयों में भी काफी घपला हुआ है, जो उपकरण आए उसमें भी हुआ है। तो सुधारने की दिशा में काम नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर हुई थी कि जब लास्ट में जब चुनाव सिर पर थे उस समय जरूर दवाइयां बहुत थोक के हिसाब से खरीदी गई थी। डॉक्टरों से पूछा गया था कि जो भी आपको दवाई चाहिए वो हमें बताएं, चाहे वो दवाई कहीं से कितनी महंगी मिले, वो दवाई जरूर खरीदी थी। आज वैसे देखा जाए तो उन्हीं दवाइयों से काम भी चल रहा है। अब आप एक बताइए, एक जो एंटीबायोटिक है महंगी से महंगी 65 रुपए की दवाई है वो भी खरीदी गई। और आज मैं ये नहीं कह सकता कि जो रमन मलिक साहब की, जो अनिल विज साहब बिल्कुल काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देखो, उन्होंने 75 करोड़ रुपए की दवाइयों के ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन उसमें 2-3 महीने लगेंगे। लेकिन जो बिल्कुल मलिक साहब हरियाणा में तभी आ सकते हैं जब इनकी पॉलिसी ठीक जी, बिल्कुल। रमन मलिक साहब बताइए, उधर अत्रे जी ने सवाल किया, और सवाल ये था कि हमने 2 सवाल, हमने पहले इस बहस को कई चरणों में हमने बांटा है। पहले हमने बात की सुपर स्पेशलिस्ट की, तो पूरे प्रदेश में कहीं कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं। आपने कहा साहब हमारे पास उस तरह का अस्पताल ही नहीं, हम बैठाएं कहां सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। यहां पिंकेश वर्मा साहब बैठे हैं, उन्होंने पंचकुला का जिक्र कर दिया कि वहां बैठा सकते हैं, वहां पर हम तकनीकी तौर पर आप इतने सक्षम हैं। प्रदीप मलिक साहब कह रहे हैं कि फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक में आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं बैठा। इस बात का आप आरोप पिछली सरकार पर मर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि साहब सरकार आपकी है, अगर नहीं है तो व्यवस्था करिए। हमारा मकसद सिर्फ बहस करना नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। अगर राजस्थान के हर सामान्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठ सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं बैठ सकता? साहब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए मलिक साहब। देखिए, राजस्थान में हालात अलहदा नहीं है। पहले आपका लास्ट सवाल का जवाब दे दूं। सवाल एक ही पूछा अभी तक, आपसे उसे आखिरी कहें या पहला कहें? जवाब दीजिए। दो पूछे सर। चलिए आप दे दीजिए, पहले वाले का जवाब दे दीजिए। रोहित जी, जहां तक राजस्थान, गुजरात या बाकी प्रदेशों का सवाल है जी, हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे मंत्री उसकी समीक्षा करके उसमें से जो भी अच्छी चीजें हैं वो नई पॉलिसी के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए उसके से किसी चीज की कोताही नहीं होगी, किसी चीज के लिए कमी नहीं दी जाएगी, किसी चीज के लिए ये नहीं, कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं। जो जहां से अच्छा है इस प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य के लिए वो वहां से लिया जाएगा। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देख रहे हैं, हम स्टडी करने भेज भी दिया है जी, पॉलिसीज हो रही हैं। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप तसल्ली से उसको सुने जी। अत्रे साहब सुन लेते हैं, रंजीता जी सुन लेते हैं, तसल्ली से सुन लेते हैं, फिर तसल्ली से सवाल भी पूछेंगे। बोलिए बोलिए मलिक साहब बोलिए। सीटी और एमआरआई के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपीपी फॉर्मेट के हिसाब से काम उसके ऊपर चालू है। बेड्स मंगवाई हुई हैं, कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं और कोशिश ये रहेगी कि 650 रुपए के करीब सीटी और एमआरआई कोई 1900 रुपए के करीब सामान्य जन को अवेलेबल हो। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज है कैथ लैब। कैथ लैब एक बहुत स्पेशलिटी चीज है विच इज नोन एज ऑल्सो हार्ट कमांड सेंटर, जो आप हार्ट ऑपरेशंस के लिए एक आईसीयू की तरह होता है कैथ लैब्स। हमारा जो प्रोविजन है या जो हम पीपीपी मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं उसके अंदर ये है कि हर कैथ लैब के साथ 20 बेड का एक यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाए और उसके लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं। ये सारी बातें सिर माथे, ये अच्छी पहल। उसके अलावा बाकी जो जितने मेन हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी एक हेमोग्लोसिडिया करके सर्विसेज होती हैं, उसको भी हम चालू कर रहे हैं। उसके अलावा एक और फैसला आज जो हुआ है कि 22 यूनिट SNCU स्पेशली न्यूबॉर्न सेंटर्स के लिए भी काम स्वीकृत हो गया है, काम उसके ऊपर चालू हो जाएगा। चलिए, उसके अलावा कुछ इम्प्रूवमेंट फंड्स लाने के लिए एफडीआई अपना प्राइवेट फंडिंग आने के लिए करने के ये सारे प्रयास आप कर रहे हैं। ये हम मांगे आप कर रहे हैं सारे प्रयास। जी रंजीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रमन साहब हमने बड़ी तसल्ली से सुना है। रंजीता जी जी। नहीं, जो रमन मलिक साहब एक पेज के ऊपर रटी रटाई चीजें लिखकर आए हैं, रमन मलिक साहब इनकी जमीनी हकीकत क्या है पहले तो ये बता दीजिए। हांसी के पीछे आपको भी पता है, हांसी में पीछे एक लेडी को गायनी की जरूरत थी, उसको लेबर पेन हुई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे गायनी की डॉक्टर नहीं थी, फिर उसको एम्बुलेंस में डालकर रोहतक ले जाया गया तो एम्बुलेंस के अंदर वेंटिलेटर नहीं था, रोहतक में भी उसका इलाज नहीं हुआ, वापस फिर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास को ले जाया गया, तब तक उसकी डिलीवरी भी हो गई और बच्चे की डेथ भी हो गई। आप बेसिक कम्युनिटीज तो दे नहीं पा रहे, उसके बाद आप लंबा चौड़ कर रहे हैं कि हार्ट के लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए ये कर रहे हैं। बेसिकली झज्जर हालत ये है कि जो बेसिक कम्युनिटीज गरीबों के लिए चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पा रही। जब हमारी सरकार थी हमने एक योजना लागू की थी जिसके अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा फ्री इलाज योजना का उद्घाटन किया गया था, उसमें 80% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर किया गया था। ठीक है रंजीता जी का ये सवाल अब जी इसका जवाब लेंगे रंजीता जी। प्रवीण अत्रे साहब इलाज की करेंगे वहाँ पर दवाइयां रंजीता जी का ये कहना है। मेरा जो सवाल है, डॉक्टर अभी छोड़ के जा चुके हैं जी। देखिए रोहित, मेरा जो सवाल है वो रंजीता जी से और मलिक साहब दोनों से है जी। देखिए पीजीआई की एक रिपोर्ट आई थी और पीजीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2011 से लेके 13 के बीच में जी लगभग 4000 मरीज कैंसर के हरियाणा से आए जी। उसके बाद विधानसभा में
2015 में जो आंकड़े दिए गए उसमें कहा गया कि हरियाणा में लगभग 3,218 पेशेंट्स की कैंसर की वजह से डेथ हुई, मतलब 8 पेशेंट पर डे के हिसाब से। मेरा इन दोनों से सवाल है, क्योंकि 11 और 13 के बीच में रंजीता जी की सरकार थी और अब सरकार है मलिक साहब की, कि जब कैंसर के इतने पेशेंट हरियाणा में हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें रोहित, तो ये पंजाब के बराबर बनती है अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लें। तो क्या इन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की? सरकार ने इसका कारण जाना, और अगर कारण जाना तो उसके समाधान के लिए वर्तमान सरकार क्या कर रही है? हालांकि पिछली सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, अगर किया होगा तो रंजीता जी बता देंगे। और वर्तमान सरकार इसके लिए क्या कर रही है? अगर जैसा मलिक साहब बता रहे हैं कि बहुत सी चीजों पे काम कर रहे हैं, होंगी, हो जाएंगी, तो इसके बारे में जानना चाहूंगा मलिक साहब से। बोलिए रमन मलिक साहब। मेरी रंजीता जी आपसे भी जवाब ले लें। मलिक देखिए, साहब से मैं जवाब एक ले चीज प्रवीण जी को बता दूं। जी प्रवीण जी को एक चीज बता दूं कि, और मैं ऑफिशियल फिगर्स कोट कर रहा हूं जी, 1990-91 से लेकर 2012-13 तक टोटल अगर मेरे सवाल का जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रदेश की जनता को पता लगेगा कि आप प्रदेश की जनता को हेल्थ सर्विस देने में कितने सीरियस हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए जिससे प्रदेश की जनता को तो पता लगे कि सरकार उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में जी, जब आप पे सवाल आता है, जब चौटाला साहब पे सवाल आएगा तो आप मैं आपसे सवाल पूछा है, आप मेरे से सवाल पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अपने सवाल जवाब दे रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। आप सवाल के बदले में सवाल मत कीजिए, आपके पहले सवाल जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल दे रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। अरे मलिक साहब जल्दी जल्दी बताएं। मलिक साहब 207 सिर्फ आप सीधा 25 साल में 207 आप सुनते क्यों नहीं है? बताइए बताइए मलिक साहब बताइए। आप सुनिए जरा। मलिक साहब 207 बोलिए। सिर्फ प्राइवेट पब्लिक दोनों मिला के 207 मेडिकल फैसिलिटीज खुली हैं इस प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले, जिसमें आपकी सरकार भी थी जो हमारे साथ चली थी और जिसमें कांग्रेस की सरकार भी है। क्या ये कलेक्टिव फेलियर है या नहीं है उस पूरे 25 सालों का? मलिक साहब बजाय चिल्लाने के या तो आप सवाल का जवाब दीजिए, और अगर मुझसे जवाब चाहते हैं तो मुझे बोलने दीजिए। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आप चिल्लाने से अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं जाओगे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है तो भाई साहब आप पहले सुनिए तो सही बात के को, मामले में कितना सीरियस है। उसके बाद अपने आप की को जानकारी के लिए दिखाइए ना। और दे देता हूं, इस वक्त प्रदेश के अंदर मैं खुद पर्सनली राजौंद हल्के के कुछ गांव में गया। रोहित जी मैं आपको ही बताना चाहूंगा, वहां पे हेपेटाइटिस सी का इतना बड़ा प्रकोप है। मेरे कुछ ग्रामीणों से बात हुई, उन्होंने उसके लिए बाकायदा प्रदर्शन किए, सरकार से डिमांड की, लेकिन वहां पे कोई काम नहीं हुआ। ये तो हालात है इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। अब जो सवाल मैंने पूछा है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और सवाल के बदले में जवाब कर रहे हैं। जी यहां पर आप रंजीता जी कुछ कहना चाह रही थी, आपसे भी सवाल हुआ था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। रंजीता मेहता जी। देखिए, जहां तक अत्रे जी का सवाल था कि कैंसर के लोगों का इन्होंने क्या, हमने हमारे सरकार के दौरान क्या इलाज हुआ, पहले मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि जो कैंसर की दवाई का जो रेट हमारी सरकार के दौरान था और आज मोदी सरकार बनने के बाद उस कैंसर की रेट का क्या रेट है, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि पिंकेश जी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आम गरीब को वो मेडिसिन इतनी सस्ती मिल रही थी, आज वो दवाई लाखों में पहुंच चुकी है कि जिसका एक गरीब इलाज भी नहीं हो सकता। और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहती हूँ, जो एमएलएस की डिस्पेंसरी है उसके अंदर बिना किसी परमिशन से पिछले कुछ महीनों में 35 लाख की दवाइयां खरीदी गई हैं, और आम जनता के लिए दवाइयां खरीदने के लिए ना कोई अभी तक कोटा आया है, ना ही अभी तक कोई ऑर्डर हुआ है। तो बिल्कुल रंजीता जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना है। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद यह जानने की कोशिश करेंगे, पहले बहस के पहले हिस्से में हमने ये जाना कि प्रदेश में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में हर सामान्य अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में भी हो। अब अगर बात करें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तो उसकी भी कमी, मेवात का जिक्र आया तो हैरानी की बात, वहां एक भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना गंभीर मसला है। हमारा इस बहस को करने का मुद्दा और मकसद यही है कि
इन जिन चीजों को हम जल्द कर सके, हमारा स्वास्थ्य विभाग जल्द कर सके, उन्हें जल्द किया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, हमने इस चर्चा की शुरुआत इस सवाल के साथ की थी कि हमारे प्रदेश के किसी भी अस्पताल में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मलिक ये खबर लेकर आए कि किस तरह से प्रदेश में की स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बड़ा लैकुना है, एक बड़ी कमी है। सवाल ये उठता है कि अगर पहले से दिक्कत थी तो कम से कम अब तो ये दिक्कत ठीक हो, क्योंकि समस्या का समाधान जरूरी है। और इस बहस में एक और अब जो अगला विषय जुड़ा है वो ये कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, मैं बार बार इस सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अगर हम पूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर इस बहस को ले जाए तो विषय बहुत वृहद हो जाएगा। शायद उसका कंक्लूजन निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ वो बहस में उलझ जाएगा विषय। अब सवाल उठता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कि चलिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन मलिक साहब का कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि कुछ जो विशेषज्ञ इस बहस में बैठे उनका कहना है कि है कई अस्पतालों में हम कर सकते हैं, हम यही अपेक्षा करते हैं जो कर सकते हैं वो तो किया जाए, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जहां तक बात है उनकी भी कमी है। अभी मेवात का जिक्र आया, प्रदीप मलिक साहब ने बात कही कि एक भी वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। हम बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कर रहे हैं, हम बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से क्यों अनजान है? पिंकेश जी, आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। मेवात का जिक्र यहां बहस में आया कि एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है और हम उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लेकिन जब बेटी गर्भवती है, महिला गर्भवती है, तो इलाज के लिए अगर अस्पताल जाए मेवात में तो ये हालात हैं। क्या वजह आप मानते हैं इस तरह के हालात की? पिंकेश जी। देखिए, ऐसा है, मैं 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। बार बार आप राजस्थान मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। वहां एक बात ध्यान में रखिए कि वहां डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है। जी जी, पिंकेश जी, लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से हम आपकी आवाज यहां पर नहीं सुन पा रहे हैं। रमन मलिक साहब यहां पर कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। मलिक साहब अपनी बात पूरी करें, फिर हम इस सवाल पर भी आएंगे, बाकी सब लोगों से इस पर जवाब लेके। जी। रंजीता जी ने अभी कहा कि दवाइयां हमने 35 लाख रुपए की एमएलए के लिए ले ली और हमने सामान्य जन के लिए नहीं ली। अभी आपकी डिबेट के अंदर आपके ही एक पैनलिस्ट ने बोला था कि सरकार ने ऑलरेडी 70 करोड़ या 72 करोड़ रुपए की दवाइयां ऑलरेडी ली हैं जी, या ऑर्डर्स दे दिए हैं पीछे। मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा, सिर्फ आप अगर इसको पॉलिटिकली लेना चाहते हैं तो मैं तो साफ सुथरा ये बोल सकता हूं कि जो 2200 करोड़ रुपए में जितने हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हो सकते थे वो नहीं करे गए पिछले 10 साल में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी और पेशेंट इंक्रीज के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक छोटा सा आंकड़ा ये भी है रोहित जी, जो आपको रंजीता जी से पूछना चाहिए कि 2010 और 2012 इसके बीच में सिर्फ 2 मिलियन 20 लाख पेशेंट, आउट पेशेंट कम का इलाज हुआ है हरियाणा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सारा चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मैं पिछले 5 साल से मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बीमार चल रहे हैं। पहले मेरे फादर की डेथ हुई, अब मेरी मदर बीमार है और मैं पिछले 5 साल से डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर काट रहा हूं और मैं उसी एक्सपीरियंस से इन चीजों को समझ रहा हूं। जितनी मशीनरी, जितना कैलिबर आपको डॉक्टर्स का चाहिए, उतना कैलिबर आपको रिक्वायर्ड टेक्नीशियन। अब यहां पे होता क्या है, जो सरकारी सिस्टम है कि डॉक्टर ही रिक्विजिशन बनाता है, उसकी फाइल मंगवाएगा, उसके टेंडर्स मंगवाएगा, चीजें करेगा, रिसर्च करेगा।
प्राइवेट हॉस्पिटल में ये नहीं होता। ये सारी चीजें चेंज होनी है, लेकिन 9 महीने 10 महीने के अंदर हम जो काम कर चुके हैं, आपकी बात पूरी सुन ली, 10 सालों में नहीं हुआ। मलिक साहब, जो ये सिस्टम है इसे बदल दीजिए, इसीलिए शायद आपको सत्ता सौंपी गई है। पिंकेश वर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मेवात का मैंने साहब जादू की झड़ी नहीं है साहब, बाकियों के लिए तो आपको जादू की छड़ी लगता है। तब देखिए मलिक साहब, आप भी सवाल पूछते रहे, अब आप सत्ता में हैं। सर 10 साल तो हम सर 10 साल तो आपने देखा ना। आप हमारा काम मलिक साहब जी, मलिक साहब, मेवात के अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट आप एक काम करिए, की भर्ती करना जादू की छड़ी घुमाने वाला काम नहीं है। किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के पास आप ये दे दीजिए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ और इन 10 महीनों में क्या हुआ। अगर हम बेटर नहीं है तो आप बोलिए। मलिक साहब, जिस जादू की छड़ी की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि अगर मेवात में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, उसको वहां पर किसी को लगाने के लिए, किसी को भर्ती करने के लिए, किसी की ट्रांसफर करने के लिए जादू की छड़ी की जरूरत आपको नहीं है। थोड़ा बहुत जो प्रशासनिक और मंत्रालय में जिस तरह से काम होता है, शायद इसकी जानकारी मुझे भी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे भी है। इसका पूरा जवाब आएगा आपके पास। चलिए पिंकेश जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। पीरियड बता दीजिए कब था और मैं पूरा जवाब लेकर आपको दूंगा। जी पिंकेश जी। देखिए, इसमें कई मुद्दे हैं। एक मैं मुद्दा बता रहा था कि हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान है, उसमें डॉक्टर्स को प्रैक्टिस अलाउड है और वो कुछ घंटे सरकारी अस्पताल में काम करने के बाद अपने क्लिनिक में या बाहर किसी अस्पताल में मरीजों को देख सकते हैं जी। उसमें उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है। हमारा जो बजट है हेल्थ का वो काफी कम है। हम डॉक्टर्स के मुताबिक उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि स्पेशलिस्ट तो दूर, इवन MBBS डॉक्टर्स भी सरकारी नौकरी में नहीं टिक रहे हैं। हमें अगर उनके बारे उस फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में कुछ सरकार सोचे तो डॉक्टर उसमें टिकेंगे। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो सरकारी सीट्स हैं मेडिकल कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन की, PG की, MD की, MS की काफी कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। हमने बहुत सारी सीट्स दे रखी हैं, लेकिन अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कोई डॉक्टर पढ़ता है, स्पेशलिस्ट बनता है, तो उसे 2-2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि एक गरीब या ऑर्डिनरी परिवार के बच्चे से एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। उसमें सिर्फ अमीरों के बच्चे ही मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और स्पेशलिस्ट बनेंगे। और जी, ये आप व्यावहारिक दिक्कत आप बता रहे हैं 2 करोड़ देंगे डोनेशन। जी, व्यवहारिक दिक्कत। यहाँ पर प्रदीप मलिक साहब को लेकर आना चाहूंगा चर्चा में। प्रदीप जी, हम बात कर रहे थे आपकी इस रिपोर्ट की जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव खबर की हम बात कर रहे हैं जो आप लेकर आए। लेकिन सवाल ये उठता, अब हम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात, मेवात का जिक्र आपने किया, तो इतना टोटा अगर है, क्या आप ये बताइए कि इतना मुश्किल काम है? ठीक है, मैं मानता हूं कि दूर दराज के इलाकों में जाने से डॉक्टर कतराते हैं, मेवात की भौगोलिक परिस्थितियों से भी हम वाकिफ हैं, लेकिन सरकार एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या वहां नहीं भेज पाई? क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे प्रदीप जी? और क्या पहले भी यही स्थिति थी? भौगोलिक और सामाजिक। जी प्रदीप जी, दोनों मलिक साहब, दोनों को जानते हैं, भौगोलिक और सामाजिक। जी प्रदीप मलिक साहब। रोहित जी, 1-2 बार वहां गायनेकोलॉजिस्ट भेजी भी गई, लेकिन फिर सिफारिश करवा के फिर वापस वहां से ट्रांसफर हो जाती है, कोई रुकता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहां मेवात के लिए एक पिछले दिनों इन्होंने एक योजना तैयार की थी कि एक पिक एंड ड्रॉप सुविधा दी जाए, ताकि जो डॉक्टर हैं, मेवात में तो कोई रुकना नहीं पसंद करेगा, वो गुड़गांव रुके, फरीदाबाद रुके, वहां से उनको घर से ले जाए गाड़ी और शाम को वापस छोड़े। उस योजना पे अभी तक उस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे वो सिर्फ फाइलों में चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। यदि इस तरह का कोई प्रयोग करते तो सफल हो सकता है, अदरवाइज वहां पर हमेशा से ही दिक्कत रही है डॉक्टरों की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई भी CMO वहां लंबे समय तक नहीं टिकता, और क्योंकि और एक हैरानी की बात यह भी है कि जो आप सुन के ताज्जुब होंगे कि हरियाणा में इस रिपोर्ट में भी आया था कि 2 तो स्पेशलिस्ट थे, सुपर स्पेशलिस्ट इनके पास। जो 2 सुपर स्पेशलिस्ट थे, एक तो NHM में गया हुआ है, वहां जिसका फायदा पेशेंट को मिलना चाहिए था, गरीब आदमी को, और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। आपको जानकर और हैरानी होगी कि कई 6-7 डेंटल सर्जन यहाँ हेड ऑफिस में पोस्टेड थे। ये अनिल विज साहब ने आके देखा कि ये ऐसा कैसे होता है, यहाँ तो किसी की
पेशेंट का इलाज नहीं करना, उनको फील्ड में भेजा गया। और कई जगह ऐसा भी है कि डेंटल चेयर ही नहीं है और वहां पर डेंटल सर्जन लगाया हुआ है। ये सारा एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहां पे जरूरत है वहां पे डॉक्टर भेजने पड़ेंगे। और एक खास बात ये भी है कि पीएचसी में डॉक्टर जाना पसंद करता है, क्योंकि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बता रहे हैं ना मलिक साहब, रमन मलिक साहब, वो पीएचसी सीएचसी वहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको। यदि वहां आप वो करेंगे तो उसमें दिक्कत है। लेकिन जहां आपके इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, आप गुड़गांव की बात करें ना, गुड़गांव में ऐसा भी नहीं है कि एक फ्राइडे, एक दिन ऐसा है फ्राइडे को वहां एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उसको बुलाया जाता है और उसके लिए पैसे एक्स्ट्रा सरकार देती है, लेकिन वो कुछ घंटे के लिए आता है, 2-3 घंटे के लिए आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट साइकेट्री के और न्यूरोलॉजी के गुड़गांव में है। अब एक बात बताइए कि जो अमीर आदमी है, जो एनसीआर में रहता है, जिसके पास पैसा है, वो तो मेदांता में चला जाएगा, फोर्टिज में चला जाएगा और दूसरे हॉस्पिटल में चला जाएगा। लेकिन आम आदमी, गरीब व्यक्ति बगैर उसके कहाँ जाएगा? क्या उसको कार्डियोलॉजी की बीमारी नहीं होती? क्या उसको न्यूरोलॉजी की बीमारी नहीं होती? वो कहाँ जाए? इस बारे में कभी डॉक्टर पिंकेश वर्मा जी जो कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है कि इसमें एक ऑप्शन दिया जाए कि डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो उसको आप एनपीए मत दो, जो करता है पड़ेगा। कई नियमों को फिर से सोचना पड़ेगा, रिवाइज करना होगा। प्रवीण अत्रे साहब, आपका फाइनल कमेंट इस पूरी चर्चा में। देखिए रोहित, मैं प्रदीप मलिक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हरियाणा में जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत महंगी हैं और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतने लचर हालात में हैं कि वो पेशेंट को उपलब्धि नहीं हो रही हैं। एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो सरकारी सेवाएं और प्राइवेट सेवाएं, इनका अगर खर्च का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा पैसा लेते हैं। और अगर किसी आदमी को, गरीब आदमी को छोड़िए साहब, किसी मध्यम वर्गीय आदमी को अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो क्रिटिकल हो तो घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। मैं आपके चैनल पे एक रिपोर्ट भी देख रहा था, एक बच्चे की आप रिपोर्ट दिखा रहे थे और आपने देखा था उस परिवार का क्या हालात हुआ था, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं है ही नहीं है। और मलिक साहब को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मलिक साहब, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रदेश के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, सस्ती मिले, लेकिन हालात आज ये हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण इलाके में 86% लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो महंगी सेवाएं ले नहीं सकते और सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं है। और शहरी क्षेत्र में लगभग 82% लोग ऐसे हैं जो इन सेवाओं से वंचित हैं। सरकार को चाहिए इस पे ध्यान दे, ना कि बयानबाजी करे। मंत्री जी रंजीता जी चेक कर रहे हैं, अत्रे साहब इससे काम चलने वाला नहीं है, वक्त मेरे पास बनाने की जरूरत है। प्रवीण अत्रे साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। रंजीता जी, आपका फाइनल कमेंट। रोहित, बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि 2200 करोड़ का हिसाब नहीं है। 2200 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुआ? हमारी कांग्रेस सरकार ने 5 बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाए, उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है। पीजीआई को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया, रोहतक की जो है। उसके अलावा खानपुर कला में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया, मेवात में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया, झज्जर में एम्स 2 बनाया गया, फरीदाबाद में बड़ा एम्स, और उसके बाद हम रिवाड़ी में बनाने जा रहे थे। तो हम तो ऑलरेडी इन चीजों की, जो चीजें हम बनाकर जा चुके हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको शुरू नहीं करवा पा रही है। भिवानी का जो कॉलेज हम बना के जा चुके हैं उसको अभी तक शुरू नहीं करवा पा रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पुरानी सरकार के ऊपर अपनी खामी को ठिकरा फोड़ने की बजाय ये जमीनी हकीकत पर कुछ काम करें और सेवाओं को दुरुस्त करें, ताकि जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर इलाज मिल सके। माफी के साथ आज वक्त कम है, अत्रे साहब वक्त कम है मेरे पास। एक आपका फाइनल कमेंट लेंगे। रोहित, मैं केवल एक लाइन में बोलना चाहूंगा, रंजीता जी ने जिन मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र किया है, हालांकि उन्होंने खुद ही मान लिया कि वो शुरू नहीं हुए, और जो मेडिकल कॉलेजेस हरियाणा में है, हालात यह है कि फैकल्टी नहीं है वहां पे। अगर जब भी कभी कॉलेज का इंस्पेक्शन होता है रोहित, आप हैरान होंगे, हॉस्पिटल के डॉक्टर को वहां ट्रांसफर किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए, दिखाने के लिए कि डॉक्टर उपलब्ध है, और वो वापस आ जाता है। फिर ये तो उन कॉलेजेस का हालात है। मतलब कांग्रेस सरकार, मुझे तो हैरानी हो रही है कि मान भी रहे कि वो चालू नहीं हुए, और तो चालू हुए सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, फैकल्टी नहीं है वहां पे। और अब भारतीय जनता पार्टी है, खैर सरकार की जिम्मेवारी है, किस तरह से लेती है, किस तरह से कॉलेज को चलाती है, लेकिन केवल प्रवीण अत्रे साहब, आपको रोक रहा हूं। रंजीता जी, आप कमेंट क्या कहेंगे आखिर में? सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, मेवात में वही हालात, कोई जाने को तैयार नहीं, तो वहां ऐसे हालात क्यों नहीं बनाए कि लोग जाने को तैयार हो? एक भी गायनोकोलॉजिस्ट
मेवात में नहीं है। ये सचमुच हैरान करने वाले आंकड़े, तीनों आंकड़े। संक्षेप में आपसे जवाब। रोहित जी, सबसे पहले मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, चाहे जो मर्जी कह लो, ये भी एक नई चीज निकलेगी कि एक प्रदेश की सरकार ने 10 साल एक कार्टेल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ चलाया ताकि वो बेनिफिट कर सकें और स्टेट का नुकसान हो सके, स्टेट की जनता का नुकसान हो। एक दूसरा चीज, अभी रंजीता जी बोल रही थी हमने 5 अस्पताल बनाए, 5 सेंटर्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। ठीक है, क्या आप उन 5 कॉलेजेस के साथ साथ एक स्पेशल पोस्ट नहीं, ये स्पेशलिस्ट की पोस्ट नहीं बना सकती थी जिसके ऊपर पैसा नहीं खर्च होना था? आप उसको एक सिस्टम बना सकती थी, वो भी नहीं करा। चलिए छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आज बोलता हूं कि आज के समय पे जो कलेक्टिव फेलियर एजुकेशन सिस्टम का, जिसका रेजिडुअल इफेक्ट ये आया कि मेरे पास आज डॉक्टर नहीं है सरकार के पास ढूंढने के लिए अच्छे डॉक्टर जो कि आके सर्विस दें। हाँ, ये जरूर है, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए उनको कुछ ना कुछ सिस्टम बनना है। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने आपको जैसे पहले आपके चैनल पे कहा है, कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति ये असेस कर ले कि पिछले 15 साल में क्या काम हुआ है या 10 साल में क्या काम हुआ है और इन 10 महीनों में क्या काम हुआ है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमारे मंत्री अनिल विज के अंतर्गत काम करते हुए इस मंत्रालय ने उन सारी कमी पूरी करी है। जी चलिए, यहां पर हम बिल्कुल ये बात, आपका निर्णय तो हो चुका है, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। आप उस चीज में जाइए, बहुत सारी चौटाला क्लैन वुड बी फिनिश्ड। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता भागने नहीं देगी आपको। पिंकेश जी, जो वायदे किए हैं वो पूरा करने साहब पड़ेंगे। आपका शुक्रिया, प्रदीप मलिक कोई साहब भागने, शुक्रिया, रंजीता मेहता आपका शुक्रिया और रमन मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि हालात बदलेंगे, हमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की नियत पर या ये कहें कि उनके काम करने की कार्यक्षमता पर कोई शक और शुबा नहीं है। वो काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है। हमारा मकसद आज की इस बड़ी बहस का यही था कि मेवात में अगर एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है तो मंत्री जी वहां पर भी दिखाएं अपना असर। और इसके अलावा अगर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो वहां पर वो डॉक्टर हो, क्योंकि प्रदेश की जनता को इन डॉक्टरों की दरकार है, बहुत जल्द दरकार है। क्योंकि अगर हम ये हिसाब करने बैठे कि 10 साल क्या हुआ, 25 साल पहले क्या हुआ, तो शायद वो एक भूल होगी, बहुत बड़ी चूक होगी। तो पहला मकसद यही कि इस मौजूदा स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि ये हमारे सामने एक संकट है। बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।